हम देख रहे होते हैं अगला सीन हमें दिखाया जाता है डनविल पार्क का। हम देखते हैं इयान पहुंच चुका होता है डनविल पार्क और वो अपनी सिस्टर से मिलने गया होता है। वो कहता है क्या आप ठीक हैं? तभी उसकी सिस्टर रिप्लाई करती हुए कहती है मैं ठीक हूँ। मार्गरेटा अपने सन इयान को भी लिए होती है और कहती है इन दिनों यह छोटी मोटी बीमारियों से भी कम प्रभावित हो रहा है। और इयान की तरफ देखते हुए कहती है लेकिन तुम ठीक नहीं लग रहे हो, क्या तुम लंदन में कड़ी मेहनत कर रहे थे? इयान के एक्सप्रेशंस काफी ज्यादा सीरियस लग रहे होते हैं और मार्गरेट की बात को सुनकर वो कहता है कड़ी मेहनत? किस चीज की कड़ी मेहनत? मार्गरेटा कहती है खैर इस तरह बार बार आना जाना कभी कभी थका देने वाला हो सकता है। और तभी कोई दौड़ते हुए आ रहा होता है और चिल्ला रहा होता है मदर मदर। अभी जो कैरेज आया उसमें कौन था? क्या ऐसा हो सकता है कि उसमें आज अंकल आए हो? और तभी आवाज सुनने के बाद इयान पीछे मुड़ता है और स्माइल करते हुए कहता है ओलिविया क्या तुम ठीक हो? और हमें दिखाया जाता है ये है ओलिविया फेयरफैक्स, मार्गरेट की डॉटर और इयान की सिस्टर की डॉटर। ओलिविया काफी ज्यादा खुश होती है इयान को देखकर और चिल्लाते हुए कहती है अंकल इयान, और एकदम से रुक जाती है और कहती है अंकल नहीं, ऐसा नहीं है। तभी इयान हंसते हुए कहता है हाँ, और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। ओलिविया भी अपना हाथ आगे बढ़ाती है इयान के हाथ में और ओलिविया का हाथ पकड़कर इयान उसको ग्रीट करता है। इयान स्माइल करते हुए ओलिविया से पूछता है आप कैसी हैं लेडी? ओलिविया भी अपने अंकल को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है मैं काफी अच्छी हूँ अंकल, और कहती है अरे नहीं सर। उन दोनों को बातें करता देख मार्गरेट कहती है तो आज क्या बात है? मार्गरेट की बात को सुनकर इयान उसकी तरफ देखता है मुड़ते हुए। मार्गरेट इयान की तरफ देख रही होती है और काफी ज्यादा सीरियस होकर उससे पूछती है इयान तुम अचानक से लंदन चले गए, लेकिन अब तुम सिर्फ यह पूछने के लिए आए हो कि हम कैसे हैं? मार्गरेट की बात को सुनकर इयान काफी ज्यादा नर्वस होकर उसकी तरफ देखता है। ओलिविया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है इधर पर क्या चल रहा है। तभी मार्गरेट कहती है ओलिविया क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकती हो? ओलिविया रिप्लाई देते हुए कहती है ठीक है मदर, आप आराम से बात करिए, मैं जाती हूँ। और हम देखते हैं ओलिविया चली जाती है। मार्गरेट कहती है तो बताओ इयान आखिरकार मामला क्या है? इयान कहता है सिस्टर मैंने डैनियल और जॉर्ज के लिए एक प्राइवेट ट्यूटर ढूंढ लिया है। इयान की बात को सुनकर मार्गरेट काफी ज्यादा सरप्राइज लग रही होती है। मार्गरेट काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रही होती है और कहती है क्या मैंने इसके लिए तुमसे कभी कहा था? इयान कहता है नहीं, आपने मुझसे ऐसा नहीं कहा था, लेकिन अब समय आ गया है कि उनके पास एक ट्यूटर हो, है ना? मार्गरेट कहती है सच है, लेकिन इस बारे में सोचे कि इनकी जिम्मेदारी किसके पास होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शिक्षक के साथ कुछ गलत कर रही हूँ। मार्गरेट की बात को सुनकर इयान कहता है आप सचमुच में उनकी मदर है ना? इयान अपनी सिस्टर से कहता है मार्गरेट, और इयान की बात को सुनकर मार्गरेट कहती है अरे बाप रे, लगता है कि तुम किसी गंभीर विषय पर चर्चा करने वाले हो। अब क्या मुझे छोटे इयान से भी थोड़ी देर बाहर जाने के लिए कहना चाहिए? इयान काफी ज्यादा सीरियस होकर अपनी सिस्टर से कहता है मिस पेंडलेटन जल्द ही यहाँ पर आएंगी। और जैसे ही मार्गरेट इयान की बात सुनती है काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और एकदम से रुक जाती है और इयान की तरफ देखकर सरप्राइज होकर कहती है क्या वही नई टीचर है? और इयान रिप्लाई देते हुए हाँ करता है अपने सिर हिलाते हुए। मार्गरेट काफी ज्यादा सरप्राइज होती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है आखिरकार हो क्या रहा है, और वो कहती है लेकिन वह तो एक नोबल लेडी है ना? एक शिक्षक, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? और हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जब इयान ने सारी बातें बता दी होती है मार्गरेट को मिस पेंडलेटन के बारे में। लॉरा के बारे में सब कुछ जानने के बाद मार्गरेट भी काफी ज्यादा सैड लग रही होती है और कहती है मिस पेंडलेटन को इमोशनल रूप से बहुत ज्यादा कष्ट सहना पड़ा होगा बेचारी। इयान कहता है मैंने उनसे संपर्क किया है और वह एक सप्ताह के भीतर यहाँ आने के लिए सहमत हो गई हैं और वह डैनियल और जॉर्ज की शिक्षा का ख्याल प्रतिदिन 5 घंटे रखेंगी। इयान की बात को सुनकर मार्गरेट चिंता होकर कहती है अरे प्यारे, तुम जिस लेडी से प्यार करते हो क्या तुम उसको इस तरीके का मौका देने के लिए तैयार हो? मार्गरेट की बात को सुनकर इयान कहता है लेकिन सबसे पहले उनकी आदतों को ठीक से सुधारना सुनिश्चित करें, बच्चों को थोड़ी देर के लिए मेरे पास छोड़ दीजिए। इयान की बात का रिप्लाई देते हुए मार्गरेट कहती है ठीक है, जैसा चाहो तुम वैसा करो। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है बच्चे, वो अपने मन में कह रहे होते हैं ऐसा क्यों लग रहा है कि वाकई में अशुभ संकेत मिल रहा है। मार्गरेट कहती है लेकिन ये फैक्ट कि मिस पेंडलेटन तुम्हारी वाइफ के रूप में यहाँ पर नहीं आ रही है बल्कि एक ट्यूटर के रूप में आ रही है,
इसका मतलब ये हुआ कि तुमने अभी भी उनका दिल नहीं जीता है ना इयान? और मार्गरेट की बात को सुनकर इयान का चेहरा बिल्कुल शांत रह जाता है। मार्गरेट इयान को डांटते हुए कहती है, अगर तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारे लिए सही है तो तुम्हें उसे जल्दी से अपने पास रख लेना चाहिए, तो फिर तुम हिचकिचा क्यों रहे हो? यहाँ तक कि मैंने तुम्हें अपनी सीक्रेट टेक्निक्स भी बताई थी, है ना इयान? मार्गरेट की बात को सुनकर इयान कहता है, अभी मुझे एक चीज आपको और बतानी है, वह महज 1 साल छोटी है मुझसे। इयान की बात को सुनकर मार्गरेट काफी ज्यादा सरप्राइज होकर चिल्लाते हुए कहती है, अरे इससे तो वो काफी ज्यादा एज की है और अभी भी वो कुंवारी है। मुझे पता था यही होगा। और मार्गरेट की बात को सुनकर इयान नर्वस होकर अपने मन में कहता है, आपने तो इलिजिमेट चाइल्ड के इश्यू पर भी इतनी ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दिखाई थी और अब इतनी सी बात पर। मार्गरेट की बात को सुनकर इयान काफी ज्यादा चिड़चिड़ा होकर कहता है, तो फिर 1 साल बड़ा होने से मेरा क्या मतलब हो जाता है? इयान की बात को सुनकर मार्गरेट कहती है, क्या मैन और वुमेन एक ही समान होते हैं? लेडीज के लिए बच्चे पैदा करने का एक निश्चित समय होता है। इयान कहता है, अभी इस समय मेरी सिस्टर ने 42 इयर्स की उम्र में जिस बच्चे को जन्म दिया था उसके मुंह से अभी लार टपक रही है। इयान की बात को सुनकर मार्गरेट कहती है, मेरा मामला अलग है। मार्गरेट अपने हस्बैंड के बारे में बताते हुए कहती है, जब हेनरी इतना छोटा था तब उसकी पीठ में बहुत तरह की चोट आ गई थी और तब से वह मुझे अपनी ताकत साबित करने की कोशिश कर रहा है। मार्गरेट की इस बात को सुनकर इयान के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इयान कहता है, बस इतना पर्याप्त है, कृपया मुझे अपने रिश्ते के बारे में मत समझाइए। इयान काफी ज्यादा सीरियस होकर कहता है, खैर मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, मेरा उद्देश्य वाइफ पाना है, बच्चे पैदा करना नहीं। मार्गरेट इयान की बात को सुन रही होती है और वो छोटे इयान को अपनी गोदी में से उठाकर उसके पालने में लेटाते हुए कहती है, क्या तुम परिवार की मुखिया के तौर से यह बात कह रहे हो? इयान, तुम्हें एक बेटे की जरूरत है, एक वारिस। तुम प्यार में अंधे हो गए हो, मानो जैसे होश खो बैठे हो। अगर तुम्हारी डेथ बिना सन के हो गई तो व्हाइटफील्ड किसी दूर के रिश्तेदार के पास चला जाएगा जिसने वो कभी देखा भी नहीं होगा। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो भावी उत्तराधिकारी व्हाइटफील्ड को बेच देगा और कृषि युग के आते आते यह फैक्ट्रियों में भरी हुई भूमि में बदल जाएगा। क्या तुम यही चाहते हो कि हमारा होम टाउन, जिसमें हमने अपना पूरा बचपन बिताया है, ऐसी ही किसी जगह में बदल जाए? अगर मैं तुम्हारी तरह सन होती तो मैं परिवार की विरासत मिलते ही शादी कर लेती, जबकि मेरे पास पहले से ही काफी सारे वारिस होते। मार्गरेट की बात को सुनकर इयान उससे सहमत होकर कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि आप बिल्कुल ऐसा ही करती सिस्टर, और मुझे हमेशा से ही ऐसा लगता है कि व्हाइटफील्ड आपको विरासत में मिलना चाहिए था। आप ऐसी व्यक्ति हैं जो व्हाइटफील्ड के लिए कुछ भी करेंगी, लेकिन मैं सिर्फ जमीन की रक्षा करने के लिए शादी नहीं करूंगा। मैं अपने बिस्तर पर उस लेडी के साथ लेटने का इरादा नहीं रखता हूँ जिससे मैं प्यार नहीं करता, भले ही मैं कभी शादी नहीं करूँ। और इयान की बात को सुनकर मार्गरेट काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाती है। मार्गरेट काफी ज्यादा परेशानी में होती है और अपने मन में सोचते हुए कहती है, हमें इस जिद्दी आदमी के साथ क्या करना चाहिए। और काफी सोचते हुए अपने मन में कहती है, लेकिन 29 ईयर्स तो पहले से ही बहुत देर हो चुकी है। मार्गरेटा खुद के बारे में याद करते हुए अपने मन में कहती है, बच्चों को जन्म देना एक ऐसा काम है जो आपको अपने 20 की वर्षों में कर लेना चाहिए, और उनको पालना पोसना बड़ा करना यह कितना दर्दनाक और मुश्किल भरा है। और इयान की तरफ काफी गुस्से में देखते हुए अपने मन में कहती है, आदमी अब भी यही सोचते हैं कि ऐसी दुनिया में जहाँ महिलाएं अक्सर बच्चों को जन्म देते समय मर जाती हैं कि बच्चे बस आसमान से गिरते हैं। और अपनी सिस्टर का ऐसा चेहरा देखते हुए इयान काफी ज्यादा डर जाता है और वो बैठा हुआ होता है शांति में। मार्गरेट काफी ज्यादा चिंता में होती है और अपने मन में कहती है, लेकिन फिर भी इसकी शादी इस साल हो जानी चाहिए। अगर उन्हें जल्दी ही कम से कम एक सन हो जाए तो क्या ये अच्छा नहीं होगा? उसने कभी किसी लेडी की तरफ नहीं देखा और 1 हफ्ते से ज्यादा समय के लिए कभी भी स्टेट से बाहर नहीं गया है, लेकिन वह हमेशा कहता है कि वो अच्छा है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं, इयान काफी ज्यादा चिंता में होता है कि मार्गरेट क्या कहेगी और काफी ज्यादा शाय भी फील कर रहा होता है। मार्गरेट अपने मन में कह रही होती है, सचमुच में वो उससे काफी ज्यादा प्यार करता है, और कहती है, ठीक है, अगर तुम अभी शादी कर लेते हो तो मैं इससे ज्यादा क्या कह सकती हूँ। उसे अपने परिवार की तरह समझे और उसे अपने साथ लेकर आए, लेकिन इस बार तुम्हें उसका दिल सचमुच में जीतना होगा। मार्गरेट के डिसीजन को सुनकर इयान का चेहरा तो पूरी तरीके से शॉक्ड लग रहा होता है, और इयान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है जैसे ही उसे मार्गरेट की परमिशन मिल जाती है। वो अपनी चेयर से उठता है और मार्गरेट की तरफ आगे बढ़ता है और मार्गरेट के पास जाकर उसके माथे पर किस करते हुए कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मार्गरेट।
और फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जब हम देखते हैं इयान ड्राइंग रूम से चला गया होता है। हम देखते हैं ओलिविया मार्गरेट के साथ बैठी हुई होती है और कहती है, माँ, इस बार अंकल कितने दिन के लिए रुकेंगे? क्या हमें साथ में बाहर जाने के लिए समय मिलेगा? मार्गरेट कहती है, ओलिविया, नई टीचर जल्दी ही आ रही हैं। अपनी माँ की बात को सुनकर ओलिविया काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और कहती है, आखिरकार आपको टीचर मिल ही गया। मार्गरेट कहती है, नहीं, तुम्हारे लिए नहीं, डैनियल और जॉर्ज के लिए। और जैसे ही वो अपनी माँ की बात सुनती है, सरप्राइज होकर कहती है, क्या? उन पत्थर के टुकड़ों के लिए क्यों? माँ, मुझ में इन्वेस्ट करो आप। मेरे सोशल सर्किल में डेब्यू करने के लिए अभी सिर्फ 3 ही साल बचे हुए हैं। ओलिविया की बात सुनकर मार्गरेट कहती है, माँ ये बात को अच्छी तरीके से जानती है ओलिविया, और मैं ये बात बिल्कुल भूल भी नहीं सकती हूँ क्योंकि तुम हर रोज चहचहाती रहती हो। 3 साल माँ, 3 साल बचे हुए मेरे सोशल डेब्यू के लिए। ओलिविया कहती है, माँ, मेरे दोस्तों ने बातचीत इतनी अच्छी तरीके से सीख ली है कि उनका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल फ्रांस के लोगों जैसा लगता है और मैं पिछड़ रही हूँ। अगर आप मेरी जगह होती तो क्या आपको चिंता नहीं होती? मार्गरेट कहती है, किसी को लग सकता है कि मुझे कुछ भी सिखाया नहीं गया है, लेकिन मुझे डांसिंग, पेंटिंग और भी बहुत कुछ सिखाया गया है। तो क्या हुआ अगर मैं किसी एक चीज में पिछड़ जाती हूँ तो? ओलिविया कहती है, लेकिन आंटी जेनेट, उन्होंने कहा कि समाज में सबसे महत्वपूर्ण चीज फ्रेंच भाषा है और सोशल सर्किल में केवल सुंदरता ही पर्याप्त नहीं है। और इस रफ्तार से तो मुझे यकीन है कि मैं पीछे हट जाऊंगी। तभी मार्गरेट कहती है, ठीक है, समय से करो और माँ की बात को सुनो। मेरे पास एक और चीज है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। तभी ओलिविया कहती है, क्या है वो चीज? मार्गरेट काफी ज्यादा खुश लग रही होती है और कहती है, ये बात नई टीचर के बारे में है। वह शायद तुम्हारे अंकल से शादी कर सकती हैं। और जैसे ही ओलिविया अपनी माँ की बात को सुनती है, वो तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। उसका चेहरा पूरा नीला पड़ जाता है और चिल्लाते हुए कहती है, क्या? और अगला सीन हम देखते हैं जहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक कैरेज जा रहा होता है, उसमें बैठी हुई होती है लॉरा। इयान ने लॉरा को एक लेटर लिखा होता है, उसमें लिखा होता है, मिस पेंडलेटन, जैसा कि आपने अनुरोध किया था, मैंने अपनी सिस्टर को सब कुछ समझा दिया है और उन्होंने बिना किसी झिझक के सहमति दे दी है। मैंने यॉर्कशायर जाने वाली ट्रेन का टिकट आपको भेज दिया है। निर्धारित आगमन समय पर आपको उधर के लिए एक कैरेज भेज दिया जाएगा। इसीलिए कृपया सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ले और आने वाले सोमवार को प्रस्थान करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम बहुत जल्द ही फिर से मिलेंगे। आपका वफादार सेवक, इयान डाल्टन। और इस सब से हमें पता चलता है कि लॉरा डनवेल पार्क जा रही होती है। तभी कोचमैन आवाज लगाते हुए कहता है, माई लेडी, कृपया आगे देखिए। कोचमैन की बात को सुनकर लॉरा खिड़की के बाहर झांकते हुए देखती है। कोचमैन कहता है, अब आप यहाँ से देख सकती हैं जहाँ पर आप जा रही हैं। वह संपत्ति जो आप वहाँ पर देख रही हैं वो है डनवेल पार्क। हम उधर पर पहुँचने ही वाले हैं। और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं लॉरा उधर पर पहुंच जाती है और कैरेज से उतरते हुए लॉरा देख रही होती है। अपने मन में कहती है, अफवाहों के मुताबिक यह एक विशाल संपत्ति है। यहाँ तक कि यह हवेली भी इतनी विशाल है कि लंदन में ऐसी हवेली शायद ही कहीं देखने को मिले। यह दृश्य बिल्कुल नया सा लगता है। लॉरा हवेली को देखते हुए ये सारी बातें अपने मन में सोच रही होती है। तभी आवाज आती है, वेलकम गवर्नेस, और लॉरा सामने देखती है। हम देखते हैं लॉरा का इंतजार कर रहे होते हैं सभी लोग। तभी बटलर आगे पहुंचता है और इंट्रोड्यूस कराते हुए खुद को कहता है, मैं हूँ कार्सन, डनवेल पार्क का बटलर। बटलर लॉरा से कहता है, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे, चलिए मैं आपको तुरंत ही घर की मालकिन के पास ले चलता हूँ। लॉरा इधर उधर देखते हुए अपने मन में कह रही होती है, मैंने भी आते समय इसे देखा था। प्राकृतिक चीजें बिल्कुल पास में ही है। वह वास्तव में बच्चों के बड़े होने के लिए एक अद्भुत वातावरण प्रतीत होता है। और हम देखते हैं वो लोग उधर तक पहुंच जाते हैं। बटलर गेट पर नॉक करते हुए कहता है, मैडम, मैं आपके पास गवर्नेस को ले आया हूँ। और लॉरा भी खुद को प्रेजेंट करने के लिए अपनी ड्रेस को चेक करने लगती है ताकि वो अच्छी दिख रही है या नहीं। और अंदर से हमें आवाज सुनाई देती है। मार्गरेट कहती है, अरे हाँ, अंदर आ जाइए। और जैसे ही लॉरा अंदर आती है, मार्गरेट कहती है, आपका स्वागत है गवर्नेस। लॉरा मार्गरेट को ग्रीट करते हुए कहती है, गुड आफ्टरनून मैम। मार्गरेट कहती है, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं मार्गरेट फेयरफैक्स हूँ। आपने जिन 2 बच्चों का जिक्र किया है, मैं उनकी माँ हूँ। मुझे आमतौर पर मिसेस रॉबर्ट फेयरफैक्स के नाम से भी बुलाया जाता है। लॉरा मार्गरेट को देखकर अपने मन में कह रही होती है, तो ये है मिस्टर डाल्टन की सिस्टर। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, वे दोनों वाकई में काफी ज्यादा सिमिलर लगते हैं।
मार्गरेट कहती है, क्या आप पहले बच्चों से मिलना चाहेंगी या अभी आप आराम करना पसंद करेंगी? यह एक लंबी यात्रा रही होगी, इसलिए मैं बाद वाले विकल्प की सिफारिश करूंगी। लॉरा स्माइल करते हुए कहती है, मैम मैं सबसे पहले बच्चों से मिलना चाहूंगी। मार्गरेट कहती है, अच्छी बात है, कृपया आप इधर पर आकर बैठ जाइए, और ऑर्डर देते हुए कहती है, कार्सन। कार्सन रिप्लाई करते हुए कहता है, यस मैम। और हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जब वो दोनों लोग आ गए होते हैं। मार्गरेट कहती है, तो चलिए अब मैं आपको अपने बच्चों से मिलवाती हूँ। ये है डैनियल और जॉर्ज, ये दोनों स्टूडेंट्स वे होंगे जिनकी जिम्मेदारी आपको संभालनी होगी। लॉरा दोनों बच्चों को देखकर स्माइल करते हुए कहती है, आप लोगों से मिलकर काफी अच्छा लगा। डैनियल और जॉर्ज दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं और लॉरा को देखकर दोनों ही शर्मा जाते हैं। मार्गरेट पूछते हुए कहती है, क्या आपके मन में इनके बारे में कोई सवाल है? तभी लॉरा कहती है, हाँ, क्या इनके पास पहले कोई गवर्नेंस थी? लॉरा की बात का रिप्लाई देते हुए मार्गरेट कहती है, अनगिनत बार, लेकिन उनमें से कोई भी लंबे समय तक नहीं रुकी। अधिक से अधिक वे मेरे नाम के अक्षरों को पहचान सकते हैं, या फिर वे अपने स्नैक्स को गिनने के लिए थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स का यूज कर सकते हैं। दोनों ही बच्चे काफी ज्यादा शांत और नर्वस लग रहे होते हैं बैठे हुए। तभी मार्गरेट की बात को सुनकर लॉरा कहती है, ऐसा लगता है कि उन्हें सिखाने के लिए काफी कुछ है अभी। मार्गरेट कहती है, फिर भी मैं आपको पहला सप्ताह देती हूँ कि आप इस सप्ताह का समय पहले चीजों से अभ्यास होने में बिताएं, घर के चारों ओर देखें, टहलने जाएं। इस ई स्टेट पर बने पैदल रास्ते काफी ज्यादा अच्छे हैं। मार्गरेट की बात को सुनकर लॉरा कहती है, आपके विचार करने के लिए धन्यवाद, हालांकि मैं कल से ही कक्षा शुरू करना चाहूंगी। भले ही पढ़ाई हम चालू नहीं करें, मैं चाहती हूँ कि उनमें निर्धारित समय पर अपनी डेस्क पर इकट्ठा होने की आदत विकसित हो जाए। लॉरा की बात को सुनकर मार्गरेट बच्चों की तरफ देखती है और हंसने लगती है, और हंसते हुए कहती है, अरे प्यारो, मैं तो तुम्हें इस हफ्ता पूरी छूट देने की योजना बना रही थी जैसा कि तुमने कहा था, लेकिन गवर्नेंस ने मना कर दिया। अब तुम दोनों के वे अच्छे पुराने दिन बीत गए हैं। उन दोनों का चेहरा पूरी तरीके से उतर जाता है और लॉरा ये सब देखकर नर्वस होकर कहती है, ज्यादा चिंता मत करो बच्चों, वास्तविक कक्षाएं अगले हफ्ता तक शुरू नहीं होंगी। फिलहाल मैं आप दोनों को जानने समझने के लिए थोड़ा समय बिताना चाहती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि मैं आप दोनों को दिन भर डेस्क पर नहीं बिठाऊंगी। लॉरा की बात को सुनकर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं नर्वस होकर। जॉर्ज काफी ज्यादा नर्वस होता है और सोचकर कहता है, तो फिर हमें सारा दिन लैटिन वर्ब्स को याद करने की जरूरत नहीं है। बच्चे की बात को सुनकर लॉरा कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। जॉर्ज कहता है, और हमें हर दिन 100 मैथ्स की समस्याएं भी हल नहीं करनी पड़ेगी, है ना? तभी लॉरा कहती है, हाँ, बिल्कुल नहीं। जॉर्ज काफी ज्यादा डरते हुए कहता है, तो फिर क्या आप हमें छत से नहीं लटकाएंगी, और हम हर बार गलत जवाब देने पर हमें आप छड़ी से नहीं मारेंगी, है ना? और जैसे ही लॉरा जॉर्ज की बात सुनती है, वो काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रही होती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है आखिरकार वो कहना क्या चाहता है। मार्गरेट हंसते हुए कहती है, लगता है डैनियल ने अपने छोटे भाई को फिर से डरा दिया है। शिक्षक जॉर्ज इतना मासूम है। और अपनी माँ की बात सुनकर जॉर्ज काफी ज्यादा एम्बेरस लग रहा होता है, और तभी डैनियल उसको चढ़ाते हुए कहता है, क्या तुमने इन सब बातों पर विश्वास भी कर लिया, बेवकूफ? जॉर्ज डैनियल को मारने लगता है और कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया। और डैनियल भी मारते हुए कह रहा होता है, तुम तो बेवकूफ हो। दोनों ही लड़ने लगते हैं आपस में। उन दोनों को लड़ता देख लॉरा तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम में लग रही होती है और वो चिल्लाते हुए कहती है, प्लीज तुम दोनों लड़ो नहीं। तभी मार्गरेट अपना चाय का कप उठाते हुए कहती है, नई गवर्नेंस के सामने इस तरह का व्यवहार करना, तुम लोगों को क्या लगता है कि अगर आपके अंकल को पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे इस बारे में? और दोनों ही जैसे ही अपना अंकल का नाम सुनते हैं, वो दोनों ही सरप्राइज होकर रुक जाते हैं। तभी डैनियल कहता है, लेकिन मॉम, इसने सबसे पहले ये स्टार्ट किया था। तभी मार्गरेट दोनों को डांटते हुए कहती है, चाहे आपके भाई आपको कितना भी चिढ़ाए, क्या इससे मुक्केबाजी करना जायज हो जाता है? और लॉरा ये सारी चीजें देख रही होती है और काफी ज्यादा नर्वस लगते हुए अपने मन में कह रही होती है, अरे बच्चों। मार्गरेट डांटते हुए कहती है, लड़ने की सजा के रूप में आप में से किसी के पास भी दोपहर का नाश्ता नहीं होगा। अपने कमरों में वापस जाओ, और अगर आप आगे बात करते हैं तो मैं वास्तव में आपके अंकल को बता दूंगी, समझे? दोनों ही बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं और लड़ना रोक देते हैं और चले जाते हैं अपने अपने कमरों में। लॉरा मार्गरेट से पूछते हुए कहती है, जिन अंकल से बच्चे डरते हैं वे जरूर ही मिस्टर डाल्टन होंगे, है ना? तभी मार्गरेट कहती है, अरे हाँ, बिल्कुल सही कहा, लेकिन आपको ये पता कैसे चल गया हाल ही? मार्गरेट की बात का जवाब देते हुए लॉरा कहती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मिस्टर फेयरफैक्स से बच्चे डरते होंगे। लॉरा की बात को सुनकर मार्गरेट हंसते हुए कहती है, यह सही कहा आपने, यंग मास्टर विलियम बच्चों के लिए भोजन के अलावा और कुछ नहीं है, और दूसरी तरफ मेरे भाई शैतान के समान है उन लोगों के लिए।
तभी लॉरा कहती है, लेकिन सच में वह बहुत अच्छे अंकल हैं, है ना? लॉरा की बात को सुनकर मार्गरेट एकदम से रुक जाती है। लॉरा बताते हुए कहती है, वह स्वभाव से अकड़ू लगते हैं, लेकिन जब भी वह परिवार के बारे में बात करते हैं तो आप हमेशा उनके स्नेह को महसूस कर सकते हैं। लॉरा की बात को सुनकर मार्गरेट कहती है, यह आश्चर्यजनक है, मुझे लगा था कि लंदन में इयान की छवि बहुत खराब है। लॉरा बताते हुए कहती है, जिस समय में ईमानदारी दुर्लभ है वह वहाँ निश्चित रूप से सबसे अलग दिखते हैं, इसी वजह से मैं मिस्टर डाल्टन से दोस्ती कर पाई। लॉरा हंसते हुए कहती है कि खुलेआम सच बोलना यह दिखावटी पाखंड से काफी ज्यादा बेहतर है। लॉरा की बात को सुनकर मार्गरेट की आंखें खुली रह जाती हैं और वो स्माइल करते हुए कहती है, आपने इसे जिस तरह से कहा है मुझे काफी ज्यादा पसंद आया ये। और दूसरी तरफ हम देखते हैं ओलिविया हॉलवे में जा रही होती है। वो जाते हुए काफी ज्यादा सीरियस लग रही होती है और उसे वही बात याद आती है जो उसकी माँ ने उसको बताई होती है। और हमें वो पुराना मोमेंट दिखाया जाता है जब ओलिविया चिल्लाते हुए कहती है क्या, तभी मार्गरेट उसको बताते हुए कहती है, सीधे शब्दों में कहें तो आपके अंकल जिस लेडी के प्यार में पड़ गए हैं वह एक गवर्नेंस की पोजीशन के लिए तलाश कर रही है, इसलिए मैंने अपने घर का परिचय दिया है। मैं केवल तुम्हें पहले से ये सब इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम्हें समझ न आए कुछ भी अजीब और हंगामा पैदा करने लगो, इसलिए इसको गुप्त रखना। खासकर तुम्हारे फादर को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए। ओलिविया कहती है, मैं समझ गई, लेकिन आखिरकार वो है कौन? मार्गरेट बताते हुए कहती है, तुमने कम से कम पेनलेटन परिवार के बारे में सुना है ना? वह उसी घर से है, मिस लॉरा पेनलेटन। ओलिविया काफी ज्यादा कंफ्यूज होकर कहती है, इतने प्रसिद्ध नोबेल परिवार का कोई इंसान नौकरी की तलाश क्यों करेगा आखिरकार? मार्गरेट ओलिविया की बात का जवाब देते हुए कहती है, कौन जानता है, उनके पास उनके खुद के कारण रहे होंगे। ओलिविया ये सब बातें जानकर अपना मुंह फुलाकर बैठ जाती है और अपनी माँ से कहती है, क्या वह दिखने में सुंदर है? तभी मार्गरेट जवाब देते हुए कहती है, मुझे नहीं पता होगा जब तक वह तुम्हारे अंकल की नजरों में सुंदर है, क्या वह काफी नहीं है? ओलिविया पूछते हुए कहती है, तो फिर उनकी उम्र का क्या? उनकी अभी उम्र क्या है? तभी मार्गरेट काफी ज्यादा सोचती है, लेकिन फिर उसको बताते हुए कहती है, उनकी एज है अभी 29 ईयर्स। ओलिविया का भी बिल्कुल सेम रिएक्शन होता है, वो चिल्लाते हुए कहती है, क्या? और अभी वो जा रही होती है और अपने मन में कह रही होती है, चाहे जितना भी मैं इसके बारे में सोच लूं इसका कोई सेंस नहीं बनता है। हमारे अंकल सबसे अद्भुत और दुनिया के सबसे परफेक्ट मैन है, आखिर उनमें ऐसी क्या कमी हो सकती है कि वह इतनी बुरी कुंवारी औरत से चिपक रहे हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये बात कहीं से भी सच हो। अंकल शादी करने के लिए दबाव डाले जाने से तंग आ चुके हैं, इसलिए वह ऐसी ब्राइड उम्मीदवार को मेरी माँ के सामने लाकर विरोध करना चाहते हैं। और हम पहले का सीन देखते हैं, तब भी ओलिविया यही कह रही होती है, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं सही हूँ। तभी मार्गरेट कहती है, मेरी बेटी की कल्पना शक्ति कितनी अद्भुत है। उस टाइम मेरी बातें सुनकर माँ हंस पड़ी थी, लेकिन अगर वह उस तरीके के परिवार से हैं और अभी भी अनमैरिड हैं और अभी भी काम की तलाश में है तो यह स्पष्ट है उनके अनुचित व्यवहार के कारण उनके परिवार वाले उन्हें नापसंद करते होंगे। वह देखने में भी शायद कुछ खास नहीं होंगी, है ना? इसलिए माँ को अंकल के इस विरोध को तुरंत ही रोकना होगा। और वो जा रही होती है, स्टेयर्स तक आ जाती है। ओलिविया को कोई जाते हुए देखता है, तभी वो आवाज लगाकर कहती है, आप कौन है? हम देखते हैं वो होती है लॉरा। लॉरा पीछे मुड़कर देखती है और कहती है, हेलो, मैं हूँ इधर की न्यू गवर्नेंस। और जैसे ही ओलिविया लॉरा का चेहरा देखती है और उसके बारे में जानती है, उसकी आंखें तो खुली की खुली रह जाती है, वो काफी ज्यादा सरप्राइज होती है।